सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी रही होगी। होली का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो होली के त्यौहार में जो साथी एक दूसरे से विवादित होते हैं, जिनका आपस में कोई सामाजिक रिश्ता खराब हो जाता है, इस होली के त्यौहार के ऊपर आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके उस विवाद को खत्म करते हैं, फिर से अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। और अब की बार की होली तो और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जात पात, धर्म, मजहब के नाम पे माहौल खराब करने की कोशिश करी थी। विशेष रूप से मेवात में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके हमारे आपसी भाईचारे को, आपसी ताने बाने को एक खत्म करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन समय रहते वहां के लोगों को इस बात की समझ आ गई कि ये सरकार का षड्यंत्र है, और उन्होंने फिर से अपने वहां भाईचारे की एक सामाजिक बैठक बुला ली। उस बैठक में मेवात के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सबने शामिल होकर के आपसी भाईचारे को मजबूत करने की विचार विमर्श के साथ ये फैसला लिया कि हम अपने भाईचारे को किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे, हम इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। उसी का परिणाम है कि सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी होगी। और कल के दिन तो जहां रोजे थे, उसके बाद भी मेवात के लोगों ने हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस होली मिलन समारोह को बहुत बड़ा महत्व देने का काम किया। एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश उन्होंने दिया। उसकी भी आपको शुभकामनाएं हैं। आपसे भी उम्मीद करेंगे कि इस होली के बाद लोकसभा के चुनाव में आपकी कलम सीधी चले, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। आज विशेष रूप से आपको इसलिए आमंत्रित किया था कि एससी समाज में आज बहुत बड़ी ज्वाइनिंग जो है, एससी समाज में विशेष रूप से धानक और बाल्मीकि समाज के साथियों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है। धानक समाज के जो हरियाणा प्रदेश के प्रधान हैं, धर्मवीर डाबला, जो आपके सामने बैठे हैं, लंबे समय से प्रधान है। ये जहां अपने समाज की सेवा में समय लगाते हैं, वहीं समाज में राजनीतिक जागरूकता भी पैदा करने का काम करते हैं। इनके पूरे समाज के जो इनके साथ नीचे जिलों में काम करने वाले लोग हैं, उनमें राजकुमार है, ओम प्रकाश है, बंसी कायत है, कृष्ण लाडवाल है, इंद्रजीत बागड़ी है, रामधारी इंदौरा है, हवा सिंह खड़कवाड़ है, भूप सिंह खड़कवाड़ है, शंकरलाल डाबला है, सतपाल राजा है, राजेश मोरेवाड़ है, बिंदु सोलंकी है, अशोक कुमार धानक है, संजय धानक है, विश्वास है और मनजीत चिचड़ाना। ये अलग अलग जिलों से जो इनके अध्यक्ष हैं, उन सब ने भी इनके साथ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है। मैं इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और वहीं वाल्मीकि समाज के भी हमारे जो प्रधान है सिरसा के, रवि चौहान,
उनके साथ ओम प्रकाश है, विशाल वाल्मीकि है, धीरज वाल्मीकि है, राजकुमार राजू है। ये भी आज यहाँ तो कम संख्या में आ पाए, लेकिन परसों मुझे सरसा मिले थे। बहुत बड़ी संख्या में सब ने इकट्ठे होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। इसी तरीके से इनके जो सिख समाज के लोग, वाल्मीकियों में एक सिख समाज भी होता है, उस सिख समाज के भी बूटा सिंह है, रणजीत सिंह है और ये काबल सिंह है, गुरप्रीत सिंह है। ये भी अपने समाज में इन्होंने एक बैठक करी थी कालावाड़ी में, मजहबी सिख समाज की। और उस मजहबी सिख समाज की बैठक के अंदर सबने निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और वहाँ ये फैसला होने के बाद ये मुझे आकर के मिले, इन सब ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया। वहीं आज पूर्व में बीएसपी के जो लोकसभा के इंचार्ज रहे अम्बाड़ा के धर्मवीर सिंह बराड़ा जो है, उन्होंने भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है कि पूर्व में युवा के जिला के अध्यक्ष भी रहे और अच्छे समाज सेवी भी हैं। केवल पॉलिटिक्स में नहीं, समाज सेवा में भी पूरा विश्वास रखते हैं। इन्होंने भी आज ज्वाइन किया है। इनके साथ आज सैकड़ों साथी तो आपके बीच में यहाँ पे भी आए हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, अब जो मेरी मीटिंग होगी वहाँ इनके सारे साथी जिले वाइज भी बड़ी संख्या में ज्वाइन करने का काम करेंगे। आज तो बस विशेष रूप से आपको इसी के लिए निमंत्रण दिया था कि ये ज्वाइनिंग है हमारी, और खास करके उस समाज की है जिस समाज की सरकार अनदेखी करने का काम करती है। विशेष रूप से बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारा बैकलॉग जो है वो सबसे ज़्यादा खाली है। सबसे ज़्यादा मार जो है नौकरियों के मामले में आज एससी समाज के और पिछड़े वर्ग के लोगों पे पड़ी है। जब से ये कौशल रोजगार योजना शुरू करी है, क्योंकि उसके अंदर कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें तो जो कोई फार्म भरता है और जिसके पास ज़्यादा बड़ी सिफारिश होती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ये सरकार उसी को जॉब देती है। ना तो इन लोगों के पास सिफारिश है और ना पैसा है। इसलिए सबसे बड़ी मार, सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर किसी वर्ग को इस सरकार ने किया है तो मैं समझता हूँ पिछड़े वर्ग को और एससी समाज को किया है। इसी तरीके से स्कूल बंद करके ग्रामीण गरीबों का बच्चा एजुकेशन ना ले सके, उसको शिक्षा में पिछड़ा करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए मौजूदा सरकार से दुखी होकर के, परेशान होकर के इन सब साथियों ने यह फैसला लिया कि गरीब की सुनवाई अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा थी, गरीब को सम्मान अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा बड़ा मिला, और बैकलॉग अगर किसी ने भरने का काम किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले जितनी भी इनकी वैकेंट पोस्ट थी उन पोस्टों को अखबार में ऐड दे करके निकाला और उस बैकलॉग को उन्होंने पूरा करने का काम किया। कोई एक सिंगल वैकेंसी भी हमारे टाइम में खाली नहीं रहती थी। हम उसको हमेशा हर प्रायोरिटी पे उसको भरने का काम करते थे ताकि गरीब आदमी को उसका रोजगार मिले, नौकरी मिले। चौधरी देवीलाल ने हमेशा गरीब आदमी को ऊपर उठाने के लिए सत्ता में रहते हुए अच्छे फैसले लिए थे। एक उदाहरण आपको बताता हूं, बड़ा आपने कभी सुना नहीं होगा। ये जो गांव गांव में चौपालें बनी थी, ये चौपाल चौधरी देवीलाल ने जो है सोनीपत से हिसार जा रहे थे, और सिसाना एक बड़ा गांव है रास्ते में,
जब उस गांव को क्रॉस कर रहे थे तो दरख्त के नीचे 100-150 आदमी, बारिश हो रही थी, भीग रहे थे। चौधरी देवीलाल ने सोचा कि ये तेरे को मिलने के लिए खड़े हैं लोग, क्योंकि उनकी आम आदत थी कि वो जहां भी 20-30-50 आदमी खड़े होते थे अपनी गाड़ी रोक लेते थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके उनसे पूछा कि भाई तुम यहां बारिश हो रही है कैसे खड़े हो? तो बोले चोई साहब हम तो बारात में आए हैं। तो बोला बारात में आए हो तो यहां क्यों भीग रहे हो? जिसके यहां बारात में है उसके घर में जाकर के बैठो। तो कहने लगे जी उनके घर में जगह नहीं है, हम तो समा रहे थे। उनका ये शब्द था, मैं उस वक्त साथ था, और उनके लिए बैठने की कोई जगह नहीं है घर में, इसलिए मजबूरी में हम लोग यहां खड़े हैं। चौधरी देवीलाल ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि गरीब आदमी के लिए बैठने की ऐसी जगह बनाऊंगा कि उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि तू कहीं दूसरे के घर पे आया है। उन्होंने ना केवल चौपाल बनाई बल्कि उन चौपालों के अंदर मुड्डे रखे, उनमें चारपाइयां रखी, उनमें बिस्तर रखे, ताकि किसी भी गरीब के घर में कोई मेहमान आए तो उसको अगर रात रुकना है तो उसको बिस्तर भी मांगना ना पड़े कहीं से। उन चौपाल से बिस्तर देते थे, खाट देते थे। इन सरकारों ने उन चौपालों की मरम्मत भी नहीं कराई। इसी तरह से गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए की कन्यादान स्कीम जो है वो चौधरी देवीलाल ने शुरू की। उसके साथ साथ कैसे गरीब का बच्चा जो है पैदा होने के बाद स्वस्थ रह सके, उस बच्चे को पैदा करने वाली मां को खुराक के रूप में उस वक्त में 300-500 रुपए दिए। उस वक्त का 300-500 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। वो खुराक का मतलब था कि उसको घी मिले, उसको गोंद मिले, उसको जमावना मिले, ताकि उसका बच्चा स्वस्थ रह सके। ये सारी सोच उस वक्त चौधरी देवीलाल की और चौटाला साहब की थी कि गरीब को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज की मौजूदा सरकार और कांग्रेस ने तो गरीब का शोषण किया है। हम अपनी सरकार बनने के बाद उन स्कीमों को और आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा कैसे इनको मदद मिल सके, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, आगे आ सके, उसके लिए अच्छे फैसले करेंगे। आज तो ये सब लोग आए हैं, इन सब लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वहीं उसके साथ साथ जहां संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे वहीं हर जिले के अंदर, हर हल्के के अंदर अपने साथियों में जागृति पैदा करेंगे कि असल में आपका हितैषी कौन है। आप सब आए, आप सबका धन्यवाद है। आपके लिए चाय की व्यवस्था है, सब चाय पी करके जाएं। और किस पार्टी से उम्मीदवार बन करके आए, ये हमने कोई इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा अपनी पार्टी का, हमारे 5 मेंबर्स की जो कमेटी गई थी उनकी क्या राय है, हम उनकी राय के मुताबिक अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारा कोई किसी से ये कंपटीशन नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसको कैंडिडेट बनाएगी, कांग्रेस ने किसको बना दिया, बीजेपी की तरफ से कौन आ रहा है। आप ये देखो बीजेपी की हालत इससे ज्यादा खराब क्या होगी कि 35 मिनट पहले जो लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो इनके उम्मीदवार बनते हैं, जो ये कहते हैं कि आरएसएस जो है बहुत पुराना संगठन है, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है। वहां सम्मान कहां रह गया?
इससे बड़ा अपमान और क्या करेंगे। 35 मिनट पहले कोई उनकी पार्टी ज्वाइन करे, उसके गले में माला डाल के कहती है हमारा उम्मीदवार है। इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है भाई जिसमें डालते वो सारे किए हुए गुनाह जो उसके माफ हो जाते हैं। इस नवीन जिंदल को जिसको इन्होंने कुरुक्षेत्र से उतारा है, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का खुद का एक बयान था। आपने वो बयान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोयला घोटाला जो है, उस कोयला घोटाला के ऊपर प्रधानमंत्री ने स्वयं भाषण दिए और कहा कि ये लोग लूट करके खा गए खाद्यान्न, इसको कोयले की को मैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा। वो आज भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। इन विचारों का और तो कोई बस चलता नहीं। जब भी चुनाव आता है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और हमारा विरोधी है, वो मैम कांड को लेकर के चर्चा शुरू कर देता है। अभय सिंह ने मैम कांड में ये किया, ये किया, ये किया। ये समझने की जरूरत है। केवल इन लोगों को अगर राजनीतिक तौर पर डर है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। और जिस मैम कांड का ये बारी बारी जिक्र करते हैं, मैम के लोगों ने उस चुनाव के बाद 3 बार हमारा एमएलए बनाया वहां से। अगर मैम के लोगों में हमारे प्रति कोई गुस्सा होता तो फिर हमारा 3 दफा उम्मीदवार क्यों जिताते कि नहीं? तो ये सिर्फ बौखलाहट है उनकी विचारों की। अब पिछले 2 दिन से टीवी पे इस तरह का प्रचार चल रहा है। सोशल मीडिया पे एक और नई बकवास शुरू कर रखी है कांग्रेस ने। एक कांग्रेस का कोई लड़का है दाढ़ीवाल करके, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोस्टें डालता है। वो आजकल एक वेबसाइट पे कोई सीरियल चलता है, एक कोई उसकी तुलना मेरे साथ कर रखी है। ऐसे लोग अपने आप सुधर जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता सुधारने में कसर नहीं छोड़ेगा। हम वो लोग नहीं है जो मर्जी आए गाली दे ले, हम उसको सुन ले, सहन कर ले। हम गालियां सहन करने वाला में नहीं है। कोई हमारे साथ इज्जत से पेश आएगा, हम उसका बहुत मान सम्मान करेंगे। कोई इस तरह के लोगों के माध्यम से हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी वो पोल खोल दूंगा जो किसी ने आज तक खोली नहीं होगी। मैं वो बातें सोशल मीडिया पे अपने लोगों को कहूंगा कि लगाओ, जिससे इनको हर जगह शर्मसार होना पड़े। मतलब कितनी घटिया मानसिकता इन लोगों की है, किस तरह से छोटे लोगों से, नासमझ लोगों से इस तरह की चीजें लिखवा करके किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं लीगली भी उस पर नोटिस दूंगा और उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ता को कहूंगा कि जहां भी मिले इसको ठीक से सुधारो, इसकी जबान भी ठीक कर दो और इसका दिमाग भी ठीक कर दो। जब आप लोगों ने अपनी कलम से लिख दिया तो कमी रहेगी क्या? कोई नहीं, जब वाक्यों की करेंगे तब कर देंगे, लेकिन ये मान के चलो कि हमारी पार्टी का तकरीबन यही फैसला है। आपके साथ बैठ करके विचार विमर्श करूंगा, फिर तय करूंगा। ना तो भाजपा के पास उम्मीदवार थे, ना कांग्रेस के पास उम्मीदवार है। अगर इनके पास उम्मीदवार होते तो ना तो भाजपा किसी के गले में और घंटी बांधती, ऐसे 30-35 मिनट पहले किसी को ज्वाइन नहीं कराती। ये नवीन जिंदल जो है ये लड़ना नहीं चाहता था। इनका घर का परिवार का ये फैसला था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको ईडी का डर दिखा करके कितनी बार आपके सोशल मीडिया पे, कितनी बार आपके चैनल्स पे चला है कि नवीन आज ज्वाइन कर रहा है, आज अमित शाह से मिल रहा है, आज फलाने से मिल रहा है। रोजाना कयास लगाए जाते थे और उसकी तरफ से रोजाना सफाई आती थी कि नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं तो अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में व्यस्त हूं। लेकिन उसको ड्रा करके ज्वाइन कराया गया और उसको कहा गया कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई कैंडिडेट था ही नहीं, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। वहां तो चर्चा चल रही थी, आम जो
कुरुक्षेत्र में बीजेपी में चर्चा थी वो ये थी कि करनाल की जो रेणुवाला जो मेयर थी कि उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, या कैलाश सैनी का जिक्र आता था, या एक डीडी शर्मा है उनका नाम आता था। इसका तो कहीं चर्चा ही नहीं था। ये तो कांग्रेस में थे, इनको तो वहां से जबरदस्ती ड्रा करके लाया गया। मुझे लगता है कहीं हुड्डा को ये रोहतक से ना लड़ा जाए, बीजेपी वाले हुड्डा को रोहतक से ना लड़ा देंगे, है बदल भी सकते हैं। कौन सा सिंबल दे दिया? हमने पहले भी नौकरियों में आपको आगे रखा है, आगे भी हम सारी इन चीजों पे विचार विमर्श करके कैसे समानता मिल सके सबको, उस पर काम करेंगे। अब क्या बढ़ेगा? मैंने तो आपको बताई थी ना, है जो मतदाता था जेजेपी में जिसने वोट दिया था वो 99% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ वापस आ गया। जो कोई लीडर है छोटे मोटे, अब किस स्वार्थ में उनके साथ है मेरे समझ में नहीं आ रहा, शायद वो भी जल्दी छोड़ देंगे। इस लोकसभा के चुनाव के बाद आप भी अपनी कलम से जेजेपी लिखना छोड़ दोगे, ये हालत हो जाएगी। अच्छा सर, आपने तो क्या जवाब है? सर, जो परिवर्तन यात्रा हुई है आपकी और पूरे प्रदेश में इतना लंबा आप चले हैं, इस दौरान सर जो क्या आपको लगता है जनता ने, मैं इस लोकसभा के चुनाव के बाद उस परिवर्तन यात्रा को फिर से आगे बढ़ाऊंगा। मेरी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी और कांग्रेस सत्ता से दूर नहीं चली जाएगी। आओ, आपके लिए चाय तैयार है।